Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all to class number 5 of CA Inter Audit May 2024 and onwards के लिए जो डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेमो लेक्चर्स ये उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने अभी तक बैच को बाय नहीं किया है, जो इन लेक्चर्स को यूट्यूब पे देखने वाले हैं, ठीक है। सो उन बच्चों के लिए दीज आर गोइंग टू बी डेमो लेक्चर्स। अदरवाइज जिन बच्चों ने बैच को बाय कर लिया है उनके लिए इट इज गोइंग टू बी अनदर लेक्चर। सो जो बच्चे बैच को बाय कर चुके हैं वो इस डिस्कशन को स्किप कर सकते हैं एंड दे कैन मूव टू द टुडेज क्लास। कमिंग बैक टू दो स्टूडेंट्स जो इन क्लासेस को यूट्यूब पे देख रहे हैं, आई वुड लाइक टू बिलीव कि अगर आप क्लासेस को लेक्चर नंबर 1 से फॉलो कर रहे हो तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ऑल्दो हमने कुछ ज़्यादा डिस्कस ही नहीं किया है अभी तक आपके सिलेबस को लेकर। अभी तक जो भी डिस्कशन हमने पिछले 4 लेक्चर्स में करी, आपके सब्जेक्ट को लेकर डिस्कशन करी है। हमने ऑडिट को पढ़ना शुरू कर दिया है, लेकिन हमने अभी तक आपके सिलेबस में एंटर नहीं किया है। हम क्या बिल्ड कर रहे हैं? हम बिल्ड कर रहे हैं आपकी ऑडिट की फाउंडेशन। तो ये आपकी ऑडिट की फाउंडेशन बनाने की क्लासेस चल रही हैं, ताकि जब आप अपने सब्जेक्ट के अंदर एंटर करो, ताकि जब आप अपने सिलेबस को पढ़ना शुरू करो तो आपकी ये जो ऑडिट की ABCD है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत सिंपल है, इस सब्जेक्ट में मार्क्स लेना भी बहुत सिंपल है। फिर भी इस सब्जेक्ट में ना तो नंबर आते हैं, ना बच्चे इजीली पास होते हैं, और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जिस वे से ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, द वे इट इज बीइंग टॉट, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस सब्जेक्ट को एक सही वे से पढ़ाया जाए, और ये आपके ऊपर भी है कि आप सही वे से चीज़ों को कवर करो, ठीक है। तो इस मोमेंट पे मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि आपको चीज़ें याद हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, क्योंकि अभी तक हमने याद करने वाला कुछ भी सीखा ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो बातें मैं क्लास में बोल रही हूँ आपको वो बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, वो कैसे फ्यूचर में जाकर आपके चैप्टर के साथ लिंक होंगी वो मुझे पता है, आपको नहीं पता है, ठीक है। जितना ज्यादा एफर्ट आप इन फाउंडेशन क्लासेस को समझने पे लगाओगे उतना ही कम एफर्ट आपको अपनी क्लासेस के अंदर लगाना पड़ेगा। जितने अच्छे आपकी ग्रिप होगी ऑडिट की फाउंडेशन को लेकर, उतनी ही ज़्यादा ग्रिप आपके सब्जेक्ट के ऊपर होगी। और मैं इतना फोकस इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं समझती कि आपको सिर्फ CA इंटर में ऑडिट पास करनी है या सिर्फ CA इंटर में ही आपको मार्क्स लेने हैं। आपको फ्यूचर में जाके फाइनल की ऑडिट भी पढ़नी है, जो लेट मी टेल यू इससे ट्वाइस थ्राइस ज़्यादा एक तो सिलेबस वाइज लेंदी है और उसकी जो लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो अगर आप यहां पे चीजों को नहीं समझोगे, मार्क माई वर्ड्स, दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बिकम अ नाइटमेयर फॉर यू, ठीक है। सो इस वजह से हम इन फाउंडेशन क्लासेस को कर रहे हैं, और इतनी डिस्कशन इस बात के ऊपर मैंने दोबारा से आज फिर से इस वजह से की क्योंकि एक बच्चे का मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि लेक्चर नंबर 3 तक मैं देख चुका हूं और आपने अभी तक सिलेबस ही कराना नहीं शुरू किया। सो प्लीज टेल मी चैप्टर नंबर 1 कब से शुरू होगा। आप मेरी बात समझो, आपका सब्जेक्ट शुरू हो चुका है, ठीक है। आपका सिलेबस उस दिन शुरू होगा जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी इस सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। तो भले ही आपको लग रहा होगा कि मैं आती हूं एक ब्लैंक शीट के ऊपर कुछ तो काटा पीटा करा के चली जाती हूं, ट्रस्ट मी आपका माइंड चीजें सीख रहा है अगर आप ध्यान से इस लेक्चर्स को देख रहे हो तो, ठीक है। तो ये आपका अकाउंट्स या कोई भी अदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट नहीं है जहां पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, जहां पे आप कैलकुलेटर को यूज करोगे। यहां पे आपको चीजों को सुनना है, बैठ के समझने की कोशिश करनी है कि आपका टीचर क्या बोल रहा है। जितना ज्यादा मैं बोलूंगी ना यहाँ पे, जितना ज्यादा मैं बोलूंगी, अगर मैं एक चीज को 50 बार बोल रही हूं तो आपको एक चीज अपने दिमाग में बिठानी है, उतनी ही ज्यादा लंबे टाइम तक ये चीज आपके दिमाग के अंदर रजिस्टर रहेगी,
ठीक है, अगर मैं एक चीज को एक बार बोलूंगी, 2 बार बोलूंगी एंड आई विल मूव ऑन, तो आपका दिमाग भूलता जाएगा। जैसे जैसे आप नई चीजें सीखोगे, आपको बाकी और सब्जेक्ट की भी कोचिंग्स लेनी है, जैसे जैसे आपके पेपर आएंगे ना, आप इन सारी चीजों को भूलते जाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक चीज को अलग अलग वे में डिस्कस करें, ताकि आपके दिमाग के अंदर ये चीजें प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप क्या याद कर रहे हो। आपको सिर्फ इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत है इस टाइम पे कि जो मैं आपको बोल रही हूं, क्या आपको वो समझ में आ रहा है? क्या आपको अभी तक समझ में आया कि ऑडिट है क्या? अगर आंसर है यस, देन यू आर डूइंग वेल। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये जो सारे वर्ड्स, ग्लोसरी के वर्ड्स हमने यहाँ पे डिस्कस करें, अगर आपको इन वर्ड्स का हिंदी में मतलब पता है, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको इन वर्ड्स को सब्जेक्ट में कैसे रिलेट करना है। जब ये वर्ड्स आपके सब्जेक्ट में आएंगे, उस चीज को हम वहां पे कवर करेंगे। अगर आपको इस मोमेंट पे पता है कि ऑडिटर क्या है, ऑडिटी क्या है, टीसीडब्ल्यूजी किसे कहते हैं, मैनेजमेंट किसे कहते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, अगर आपको ये सारे वर्ड्स रिकॉल हो पा रहे हैं हिंदी में, दैट मीन्स यू आर डूइंग सुपर 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 गुड। ट्रस्ट मी ऑन दिस, राइट? आपको इस चीज के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, अपने टीचर के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। ओके, नाउ कमिंग टू टुडेज लेक्चर। अभी तक हमने क्या किया है? वन मोर थिंग, आपको इस चीज की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप क्या मटेरियल यूज करने वाले हो। जब हम आपके सिलेबस में एंटर करेंगे ना, उस टाइम पे वी आर गोइंग टू यूज योर रेगुलर, वन सेकेंड, वी आर गोइंग टू यूज योर रेगुलर बुक ऑफ कोर्स। ठीक है, ये आपकी रेगुलर बुक है, इसमें जो भी कंसेप्ट लिखे हैं ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। उसके साथ साथ हम ऐसे कुछ माइंड चार्ट्स भी यूज़ करने वाले हैं। ये माइंड मैप है, सॉरी नॉट चार्ट्स, वी आर गोइंग टू यूज माइंड मैप्स एज वेल। और आपको भी ये माइंड मैप विल बी मेड अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्म। आपको प्रिंट फॉर्म नहीं मिलेगा, डिजिटल फॉर्म में ये माइंड मैप्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो चार्ट से रिवीजन भी करेंगे। जो चार्ट बुक आपको कलर्ड फॉर्म में अवेलेबल होगी बाय द एंड ऑफ दिस बैच। तो आपको मटेरियल के ऊपर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम क्या मटेरियल यूज करने वाले हैं। मेरा फोकस क्या है कि आपके सब्जेक्ट को क्रिस्टल क्लियर करवाना, ताकि जब आप इन सारी चीजों के अंदर एंटर करो, जब आप अपनी बुक के अंदर जाओ, जब आप अपने, मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ये सारी क्लासेस ध्यान से देखी है ना, और जब आप अपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठाओगे, आपको उसके अंदर एक भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी। इस चीज के ऊपर मैं 100% एश्योरेंस देती हूँ, जो आपको नहीं आती होगी, क्योंकि आपके क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगी स्टडी मटेरियल के। आपके एमसीक्यूज जो स्टडी मटेरियल में है वो भी मैं कराऊंगी, जो केस स्टडीज वहां पे है वो भी मैं कराऊंगी, जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग है वो भी मैं कराऊंगी, चैप्टर के साथ ही कराऊंगी। ठीक है, तो आपको कोई भी ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप पेशेंस रखो थोड़ी सी। एंड दीज क्लासेस आर गोइंग टू बी अमेजिंग। लेट मी टेल यू समथिंग, if you are investing your money and most importantly your time, I can assure you you're going to get value for each and every single second that you are spending on these classes. ठीक है, इससे ज़्यादा कंफर्ट मैं नहीं दे सकती आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो बहुत बढ़िया। देखो, अगर आपने 4 लेक्चर्स देखे हैं तो आपको चीज़ें पता हैं। ठीक है, ये आपका 5th लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम आपका फिर से स्टेप नंबर 4 दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में हमने क्या सीखा था कि ऑडिट है क्या, राइट? स्टेप नंबर 2 में हमने आपकी आईसीआई की डेफिनेशन सीखी थी कि ऑडिट की डेफिनेशन आपके इंस्टीट्यूट ने क्या दी है, और उस डेफिनेशन का हमने पोस्टमार्टम किया था, बिल्कुल। फिर स्टेप नंबर 3 में जाकर हमने हाई हेलो करी थी आपके सिलेबस की, और उस सिलेबस की इंटीग्रेशन करवाई थी मैंने आपके फ्लो ऑफ ऑडिट की। और स्टेप नंबर 4 में भी आपका ऑडिट का ही फ्लो है, पर मैंने आपको बोला था कि इस स्टेप नंबर 4 पे हम बाद में आएंगे, एक बार मैं आपको ऑडिट के टर्म्स समझा दूं। उसके बाद हमने स्टेप नंबर 5 में आपके ये वर्ड सीखे थे।
ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुकी है, इस वजह से मैं दोबारा से स्टेप नंबर 5 नहीं डिस्कस करूंगी। स्टेप नंबर 4 पे अभी मैं डायरेक्टली आ जाती हूँ। तो जो बच्चा अभी इस मोमेंट पे भी इस क्लास को देखना शुरू करेगा उसको भी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि मैं दोबारा से बता रही हूँ कि चीज़ें होती कैसे हैं ऑडिट में। जो बच्चा इन क्लासेस को ध्यान से सुनता आया है वो मुझे जवाब देता जाएगा कि वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो कैसे एक्ट करेगा। राइट, तो अब हम क्या सीख रहे हैं, पहले मैं आपको बता दूं, हम सीख रहे हैं ऑडिट का फ्लो। ये फ्लो बहुत 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 मतलब टिल इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फ्लो क्या है कि आपका ऑडिटर ऑडिट करेगा कैसे, ऑडिट करेगा कैसे। आपको ये पता है ऑडिटर ऑडिट करके एक रीजनेबल एश्योरेंस लेता है, आपको ये पता है आपका ऑडिटर ऑडिट करके एक ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है, लेकिन आपका ऑडिटर इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचेगा कैसे, ये होता है ऑडिट का फ्लो। और जो आपके पहले 8 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस के, वो इस ऑडिट के फ्लो के बीच में ही पढ़ते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि ऑडिट का फ्लो है क्या। इस चीज़ को आप कैसे समझोगे, इस चीज़ को आप ऐसे समझो, मान लो रिलायंस कंपनी फिर से आपके पास आई और रिलायंस कंपनी ने बोला कि यार तुम मेरी ऑडिट कर दोगे क्या। ठीक है, तुम अभी नए नए सीए बने हो, तुम्हें बहुत खुशी हुई कि इतना बड़ा क्लाइंट तुमसे अपनी ऑडिट कराने आ रहा है, तो तुमने बोला कि हाँ हम आपकी ऑडिट कर देंगे। लेकिन आपका इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट से भी ज़्यादा आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं ऑडिट के, अब यहाँ पे आपको रुकना है और हमें एक चीज़ को समझना है जो हैं स्टैंडर्ड्स। क्या स्टैंडर्ड्स, यही स्टैंडर्ड्स आपकी इस सब्जेक्ट की जान है। जैसे आप अकाउंटिंग पढ़ते हो तो वहाँ पे एएस होते हैं, इंडेस होते हैं, इन द सेम वे जब आप ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एएस या इंडेस नहीं है, यहाँ पे उल्टा है। क्या है, यहाँ पे एस एज हैं, मतलब जिनको आप कहते हो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये क्या होते हैं, ये आपका क्राइटेरिया है। क्या है, ये आपका क्राइटेरिया है। आपको बिगिनिंग की क्लास में ही मैंने बताया था कि जो भी सब्जेक्ट मैटर आपका ऑडिटर चेक करेगा, उस सब्जेक्ट मैटर को वो एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट चेक करेगा, और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इज वन ऑफ दोज क्राइटेरिया। ठीक है, ये आपके ऑडिटर को एक रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, एक रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं। किस चीज़ की, कि जब भी आपका ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, ताकि वो एविडेंसेस कलेक्ट कर सके और अपनी कंक्लूजन पे पहुंच सके। आई वुड लाइक टू बिलीव कि अभी तक ये जो भी टेक्निकल वर्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ आपको इनका मतलब समझ में आ रहा है। यही रीज़न था आपको सबसे पहले क्या कराने का, वो फाउंडेशन क्लासेस कराने का, क्योंकि जब मैं आपको सब्जेक्ट में भी लेकर जाऊंगी तो वहां पे ऐसे ही वर्ड्स यूज होने वाले हैं। राइट, तो आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपके ऑडिटर को क्या देते हैं, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बोलूं, एक बेस प्रोवाइड करते हैं, एक बेंचमार्क प्रोवाइड करते हैं, एक हेल्प प्रोवाइड करते हैं, एक रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं, एक गाइड प्रोवाइड करते हैं। किस चीज की, कि आपके ऑडिटर को ऑडिट कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सी वो चीजें हैं जिन चीजों का कंप्लायंस आपके ऑडिटर को करना चाहिए, जिन चीजों का चेक लिस्ट आपके ऑडिटर को टिक मार्क करना चाहिए जब वो ऑडिट कर रहा है। राइट, ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग देता कौन है, ये देता है आपका आईसीआई। अभी के लिए सिर्फ इतना आप याद रखो। ठीक है, किसके साथ कंसल्टेशन करके देता है, कौन उसका फाइनल अप्रूवल होता है, उसकी प्रोसेस क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका इंस्टीट्यूट इशू करता है इन स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड्स आपका ऑडिटर किस लिए यूज करता है, ऑडिट करने के लिए यूज करता है। इस वजह से इन स्टैंडर्ड्स को क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोला जाता है। राइट, इस सब्जेक्ट के अंदर
इन स्टैंडर्ड्स के नंबर्स होंगे, इनको एक नंबर के थ्रू पहचान दी गई है। जैसे आपके AS1 होता है, AS2 होता है, AS3 होता है, इन द सेम वे आपके इन स्टैंडर्ड्स के भी क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। नंबर के साथ साथ इनका क्या होगा, एक नाम भी होगा। ठीक है जी। और उस नाम के साथ साथ उस स्टैंडर्ड को लाने की पर्पस भी होगी, आपके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में, ये भी वहां पे डिफाइंड होगा। ठीक है, इतनी चीज आपको अभी तक समझ में आई, इतनी ही चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं। पूरे के पूरे सब्जेक्ट में अगर मैं बोलूं तो 70 to 80% आपको सिर्फ स्टैंडर्ड्स ही पढ़ने हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड पढ़ने हैं। ओके, कैसे हम इनको पढ़ेंगे, जब आपके सिलेबस में एंटर करेंगे वहां पे हम आपको सिखाएंगे। अभी आपको समझ में आया स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या होते हैं। मैं इस चीज के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रही हूं, क्योंकि आपके सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नहीं होते, उसके अलावा भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपकी इंटर की लेवल पे नहीं है बट आपकी फाइनल की लेवल पे हैं। जैसे कि आपके SQCs होते हैं, ये होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ना कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। SAs होते हैं जो मैंने आपको अभी डिस्कस किए, इनको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और इनको कब अप्लाई किया जाता है, जब आपका ऑडिटर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट करता है। ये मैंने आपको पहली क्लासेस में भी बताया है कि आपका ऑडिटर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की चेकिंग करता है। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो रिकॉर्ड्स आपकी एंटिटी बना चुकी है, बनाने के बाद वो आपके इंडिपेंडेंट पर्सन को देती है और कहती है इसको चेक कर दो और मुझे ओपिनियन दे दो, तो इसको कहते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बन चुकी है। ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किसके ऊपर अप्लाई होते हैं, इन द ऑडिट ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये स्टैंडर्ड्स आपको इंटर में पढ़ने हैं, ये स्टैंडर्ड आपको इंटर में पढ़ने हैं। और जो रेंज आपके स्टैंडर्ड्स की आपके सिलेबस में है इंटर लेवल पे, वो है SA नंबर 200 से लेकर आपका SA नंबर 710 तक। ठीक है, तो ये आपको इतने स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में कवर करने हैं, राइट। उसके बाद आपके SREs भी होते हैं, जिनको कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। ये इंटर लेवल पे नहीं है, ये कहाँ पे आप सीखोगे, इसको भी आप फाइनल पे सीखोगे, इसको भी आप फाइनल पे सीखोगे। SAEs ये भी अब आपके फाइनल के सिलेबस में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जिनको कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। इंटर लेवल पे ये भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद SRS जिसको बोलते हो स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, ये भी इंटर लेवल पे नहीं है, ये कहाँ पे हैं, फाइनल लेवल पे। तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे इंटर लेवल पे, ये सिर्फ आपको सिखाया गया है, अभी एक हिंट दी गई है, इस चीज को दोबारा से फोकस कराया जा रहा है कि अपने सब्जेक्ट की फाउंडेशन, कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना, स्टैंडर्ड्स के ऊपर ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि जो फाइनल का सिलेबस है ना, 50 से लेकर 60% सिलेबस एट दिस मोमेंट मई 2024 से सिर्फ स्टैंडर्ड्स हैं। पहले सिर्फ एसेज थे, एक SQC1 था, बाकी कुछ भी नहीं था। अब SREs भी हैं, SAEs भी हैं, SRS भी हैं। तो फाइनल लेवल पे चीज़ें विल बिकम वेरी डिफिकल्ट अगर आपने चीज़ों को यहाँ पे नहीं सीखा। ठीक है, तो आपको समझ में आया स्टैंडर्ड्स हैं क्या, ये एक बेंचमार्क है, एक गाइड है जो आपके ऑडिटर को एक रेफरेंस प्रोवाइड करती है कि जब भी आपका ऑडिटर ऑडिट करेगा उस टाइम पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, उसको किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स उसको परफॉर्म करने हैं, किस असर्शन के ऊपर उसको क्या कंफर्ट लेना है, किस सिचुएशन में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कौन बताएंगे, ये बताएंगे आपके स्टैंडर्ड्स। क्योंकि ये ऑडिट के स्टैंडर्ड्स हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोलते हैं, राइट। अब मैं आपके स्टेप नंबर 4 में वापस आना चाहूंगी। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला आपके पास कौन आया है, रिलायंस आया है। रिलायंस कहता है मेरी ऑडिट कर दो। आप कहते हो ठीक है ऑडिट तो मैं कर दूंगा, लेकिन अभी आप अनएजुकेटेड नहीं हो, आप 4 क्लासेस देख चुके हो, तो आप रिलायंस को कहते हो मुझे
पता है कि ऑडिट करने से पहले मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर स्टैंडर्ड्स लगाते हैं, राइट। आप बोलोगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आप क्या करोगे, एक्सेप्टेंस देने से पहले, मतलब रिलायंस कह रहा है मेरी ऑडिट कर दो, आप रिलायंस को हाँ नहीं बोलोगे अभी, उससे पहले, हाँ बोलने से पहले आप ऐसे नंबर 210 अप्लाई होता है। अभी आप इसके ऊपर, नंबर के ऊपर, नाम के ऊपर बिल्कुल फोकस मत करो, आप सिर्फ कहानी को सुनो। आप हाँ बोलने से पहले क्या करोगे, आप ये देखोगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका रिलायंस बना रहा है, जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज कर कर, आपको टेक्निकल वर्ड समझ में आ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूं, जिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज कर कर आपका क्लाइंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रहा है, क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। मतलब अगर आपका क्लाइंट एएस लगाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है तो क्या वो एक्सेप्टेबल है जिस नेचर का आपका क्लाइंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका क्लाइंट इंडिया के बाहर है और इंडिया के बाहर लगता यूएस गैप है और वो कैसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है एएस या इंडियस के हिसाब से। तो उस केस में जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपका क्लाइंट यूज कर रहा है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड कहेगा कि आपको ऐसी ऑडिट को हाँ ही नहीं बोलनी, ठीक है। बाद में डिस्कस करेंगे कि ये स्टैंडर्ड एक्चुअल में क्या बोलेगा। अभी के लिए आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि क्या मुझे इस ऑडिट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। उस केस में सबसे पहले आप इस चीज़ को देखोगे, याद नहीं करना है, सिर्फ सुनते जाना है, समझते जाना है, ठीक है। फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखोगे, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट को बताओगे। उसके साथ साथ तुम ये भी देखोगे कि क्या तुम्हारी फर्म के पास इतने लोग हैं कि जो ऑडिट कर सकते हैं, इतने रिसोर्सेज हैं जो रिलायंस कंपनी जैसी बिग ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट कर सकते हैं, ताकि तुम ऑडिट की क्वालिटी को भी मेंटेन कर सको। क्वालिटी के केस में एसए नंबर 220 और एसक्यूसी नंबर 1 आता है, जिसको भी आपको पढ़ना है, राइट। उसके साथ साथ कुछ और एथिकल रिक्वायरमेंट्स आपका कोड ऑफ एथिक्स आपके ऊपर लगाता है, जिसको भी आपको फॉलो करना है। जैसे कि जब भी आप ऑडिट करते हो ऑनेस्टी के साथ ऑडिट करो, अब अनबाइज्ड रहकर ऑडिट करो, प्रोफेशनल बिहेवियर को मेंटेन करते हुए ऑडिट करो। जो भी इंफॉर्मेशन आपको ऑडिट करते वक्त मिलेगी उस इंफॉर्मेशन को आपको किसी को भी नहीं बताना है, राइट। और बहुत ही प्रोफेशनल बिहेवियर आपको मेंटेन करना है। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे एक्सेप्टेंस देने से पहले। और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 11 आता है, ठीक है। तभी मैंने आपको पहले बोला था कि वैसे आपके इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल बहुत अच्छा फ्लो बनाया है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक, लेकिन मुझे ऐसा लगता है चैप्टर नंबर 11 आपका सबसे पहला चैप्टर होना चाहिए था, या आप इसको चैप्टर नंबर 0 भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब आपका जो ऑडिटर है वो एक्सेप्टेंस दे देगा, उसको सब कुछ सही लगता है तो वो अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है क्लाइंट को, ठीक है। मतलब आप रिलायंस कंपनी को हाँ बोल दोगे कि हाँ हम आपकी ऑडिट करेंगे। और हाँ कैसे बोलोगे, एक लेटर देते हो आप जिसको कहते हो एंगेजमेंट लेटर, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर भी आपको ज़्यादा अभी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सुनते जाओ। जो चीज़ें याद हो रही हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं हो रही तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये सारी चीज़ें सिलेबस में दोबारा आएंगी, ठीक है। लेकिन जब ये आएंगी तब आपको चीज़ें बहुत ईजी लगने वाली हैं। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ऑडिट होती कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या चाहिए, चैप्टर नंबर 11 पढ़ना चाहिए। जब आपका ऑडिटर एक्सेप्टेंस दे देगा उसके बाद ऑडिटर क्या करेगा, उसके बाद ऑडिटर समझेगा कि इस ऑडिट को करने का मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं रिलायंस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके क्या दूंगा रिलायंस कंपनी को, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, ये बताता है एसए नंबर 200, ठीक है। और क्या कहता है वो कि आपको एक रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करनी है। पहले भी डिस्कस किया था, रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब क्या, एक हाई लेवल ऑफ कंफर्ट ऑब्टेन करना है। लेकिन क्या ये रीजनेबल अश्योरेंस 100% अश्योरेंस हो सकती है, आंसर इज नो। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ऑडिट की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो क्या कहता है कि आपका ऑडिटर एक्सेप्टेंस देने के बाद अपने ऑब्जेक्टिव को समझेगा कि मेरा ऑडिट करने का अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनेबल अश्योरेंस देना।
और जब मैं इस अश्योरेंस को ऑब्टेन कर लूँगा उसके ऊपर रिपोर्ट देना, राइट। तो जब उसको पता लग जाएगा अपना ऑब्जेक्टिव, उसके बाद वो क्या करना शुरू करेगा, ऑडिट की प्लानिंग करना शुरू करेगा। प्लानिंग तुम क्यों करते हो किसी भी काम की, ताकि तुम उस काम को इफेक्टिव और एफिशिएंट वे से कर सको। तो आपका ऑडिटर भी ऑडिट करने से पहले क्या करेगा, ऑडिट को प्लान करेगा। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 आएगा। ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 आएगा। उसके बाद अच्छा ऊपर चैप्टर नंबर 1 था। ये सारी चीज़ें जब हम आपके चैप्टर करना शुरू करेंगे आपको दोबारा से भी चीज़ें रिकॉल होंगी। आप बस फ्लो याद रखना प्लीज़, क्योंकि ये फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ऑडिटर क्या करना शुरू करेगा, प्लानिंग करना शुरू करेगा। प्लानिंग के टाइम पे वो 3 चीज़ें बनाएगा। कितनी चीज़ें बनाएगा, 3 चीज़ें बनाएगा। ये सारे के सारे नोट्स कहाँ पे मिलेंगे आपको, ये वाला फ्लो प्लीज़ इसको आप अपनी नोटबुक के अंदर, एक नोटबुक आप लगा लेना, उस नोटबुक के अंदर इसको आप अपने हैंड से लिखना दोबारा से। ये पहली चीज़ है जो मैं आपको लिखने के लिए बोल रही हूँ। आई वॉन्ट यू टू राइट दिस थिंग। ये चीज़ आपकी पहली चीज़ है जिसको मैं चाहती हूँ कि आप अपनी नोटबुक पे लिखो। उसके अलावा जो ग्लोसरी वाला है उसका आप प्रिंट लेके रख सकते हो, या उसको आप 1-2 बार ऐसे भी पढ़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने उसको बुक में इसलिए नहीं ऐड किया है क्योंकि अननेसेसरली आपकी बुक बल्कि होगी, राइट। बट ये चीज़ जो मैं आपको सिखा रही हूँ इसको आपको हाथ से लिखना है। यू विल बी थैंकिंग मी फॉर दिस कि आपने ये फ्लो सिखाया। बाद में जाकर जब आपको ये पूरा फ्लो एक एक जगह पे कनेक्टिविटी उसकी दिखाई देगी सब्जेक्ट में, और कोई भी टीचर मुझे लगता नहीं है ऐसे कराता है, और इसी वजह से सब्जेक्ट मुश्किल बनता है, ठीक है। तो आपका ऑडिटर जब ऑडिट की प्लानिंग करेगा, प्लानिंग के टाइम पे वो 3 चीज़ें करेगा। कितनी चीज़ें, ये बिल्कुल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आज ही आप इसको डाउनलोड करोगे और इसको अपनी नोटबुक में इस फ्लो को बनाओगे, ठीक है। तो आपका ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट का प्लान बनाएगा। जब ऑडिटर ऑडिट का प्लान बनाएगा उस टाइम पे सबसे पहले बनाता है वो स्ट्रेटजी, ठीक है। उसके बाद वो बनाता है अपनी ऑडिट का प्लान, ठीक है। वैसे इसको आप ऑडिट प्लान ना बोल के आप इसको ऐसे बोलो, इसको कहते हैं प्लानिंग एंड ऑडिट, प्लानिंग एंड ऑडिट, ठीक है। तो सबसे पहले बनाएगा वो स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी के बाद बनाएगा वो अपना प्लान, और प्लान के बाद बनाएगा वो प्रोग्राम। अब ये 3 चीज़ों में डिफरेंस क्या है। स्ट्रेटजी आपका एक आउटर लाइन होती है, ठीक है। तो ये आपके ऑडिटर को 3 चीज़ें प्रोवाइड करती है। STD क्या प्रोवाइड करती है, STD क्या प्रोवाइड करती है, STD ये आपके ऑडिटर को बताती है कि ऑडिट की ये आपके ऑडिटर को बताती है कि ऑडिट का स्कोप क्या होगा, ऑडिट के स्कोप में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ऑडिट की टाइमिंग क्या होगी, कितने टाइम के अंदर उसको अपनी रिपोर्ट फिनिश करनी है, राइट, और ऑडिट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो ये आपके ऑडिटर को एक मोटी मोटी ओवरव्यू देती है ऑडिट के बारे में। जब आपका ऑडिटर स्ट्रेटजी बना लेता है उसको बेस बनाकर आपका ऑडिटर थोड़ा और डिटेल में जब चीज़ों को लिखता है उसको कहते हैं प्लान। आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, सबसे पहले आप क्लासेस लेने से पहले आप ऊपर ऊपर से देखते हो कि कितनी फैसिलिटीज़ है ना, कौन कितने पैसे में क्लासेस देता है, कौन ज़्यादा अच्छा पढ़ाता है, कौन कम अच्छा पढ़ाता है, आपको कौन सूट कर रहा है। जब आप इस चीज़ का ओवरव्यू ले लेते हो उसके बाद आप क्लासेस बाय करते हो एंड देन यू स्टार्ट वॉचिंग द क्लासेस, राइट। तो आपका ऑडिटर भी सबसे पहले एक ऊपर से ओवरव्यू लेगा, राइट। उसके बाद वो अपनी प्लानिंग जब करेगा, तो जैसे आप प्लानिंग के टाइम पे हर एक चीज़ को नोट डाउन करते हो कि मेरे इतने टाइम के अंदर मेरी क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए, इस दिन पे मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास देखूंगा, इस टाइम पे मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास लगाऊंगा। तो आपका ऑडिटर भी उसी वे से आपका जब प्लान बनाता है तो वो अपना NTE डिसाइड करता है, किसका, ऑडिट प्रोसीजर्स का, किसका, ऑडिट प्रोसीजर्स का। NTE मतलब क्या, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। मैम ये तो हमें बिल्कुल ही याद ही नहीं हो रहा है, आप क्या बोल रहे हो। मैंने बोला भी नहीं कि आप याद करो, मैंने बोला भी नहीं, आप सिर्फ इतना याद करो कि आपके ऑडिटर ने एक्सेप्टेंस दे दी, उसको अपना ऑब्जेक्टिव पता लग गया, उसके बाद उसको प्लान करनी है अपनी ऑडिट। ये प्लानिंग के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है।
जितनी चीजें तुम्हें हो रही है याद उतना सुनते जाओ, राइट। तो आपका ऑडिटर, ये आपको चार्ट बनाना है, भले आपको नहीं याद रहेगा बाद में तो भी बनाना है, क्योंकि बाद में जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तब तो आपको चीजें याद होंगी ना, तब तो आपको इस फ्लो ऑफ ऑडिट को समझ में आएगा, आपको ये फ्लो, और आपको इसकी रेलिवेंस भी पता होगी, राइट। तो आपका ऑडिटर क्या करेगा, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करेगा। मतलब वो ये डिसाइड करेगा कि उसको कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, राइट। उसके बाद आपका ऑडिटर प्रोग्राम बनाएगा। प्रोग्राम और इन डेप्थ होता है, प्रोग्राम में और सारी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑडिटर प्लानिंग करेगा, ऑडिट की प्लानिंग के टाइम पे स्ट्रेटजी बनाएगा, स्ट्रेटजी में स्कोप क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी ऑडिट की, वो डिसाइड करेगा। ऑडिट का प्लान बनाएगा जिसमें वो ये डिसाइड करेगा कि जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स वो परफॉर्म करने वाला है, फिर से आए टेक्निकल वर्ड्स जैसे कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो हमने ग्लोसरी में सीखा था, आपके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, उनका एनटीई क्या होगा, मतलब उसको किस नेचर के ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, टी मतलब किस टाइमिंग, किस टाइम पे ऑडिट के दौरान उन ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना है, एक्सटेंट मतलब किस हद तक चेकिंग करनी है, किस एक्सटेंट तक उसको ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, राइट। प्रोग्राम में भी जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स वो परफॉर्म करेगा उनकी डिटेल्ड लिस्ट होती है, ये और ब्रॉड होता है, राइट। तो जब वो अपनी ऑडिट की प्लानिंग कर लेगा उसके बाद वो रिस्क की असेसमेंट करेगा। क्या करेगा, रिस्क की असेसमेंट, ये चैप्टर नंबर 3 लिखा हुआ है गलती से, आई थिंक चैप्टर नंबर 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करेगा, रिस्क की असेसमेंट करेगा, इंटरनल कंट्रोल को समझेगा। पहले भी मैंने आपको बताया क्लासेस में कि आपका ऑडिटर ऐसे नहीं ऑडिट करना शुरू कर देता, पहले वो एंटिटी को समझता है, उसके इन्वायरमेंट को समझता है, एंटिटी को समझ के, उसके इन्वायरमेंट को समझ के, ये देखकर कि वो किस टाइप की इंडस्ट्री में काम करती है, वहाँ पे कैसे लोग हैं, किस किस टाइप के रिस्क होते हैं, आपका ऑडिटर क्या करता है, रिस्क की असेसमेंट करता है, ठीक है। उस एंटिटी की पॉलिसीज क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, उसके इंटरनल कंट्रोल्स को समझता है, किस टाइप के अकाउंटिंग सिस्टम्स लगाए हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 में आकर वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा इन ऑर्डर टू डू द असेसमेंट ऑफ द रिस्क, ठीक है। जो भी उसका रिजल्ट होगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का, उसको बेस बनाकर वो क्या करेगा, उसको बेस बनाकर वो कलेक्ट करेगा आपके सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, उसको बेस बनाकर वो परफॉर्म करेगा आपके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, जिसको आप रिस्पॉन्सेज भी कहते हो। रिस्पॉन्सेज किसके, रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट द रिस्क असेस्ड बाय योर ऑडिटर, राइट। और इन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके आपके ऑडिटर को क्या मिलेगा, ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे। उसके साथ साथ एक कंसेप्ट आएगा चैप्टर नंबर 5 में, वाउचिंग वेरिफिकेशन, उससे भी आपके ऑडिटर को कंफर्ट मिलता है, राइट, जिसको हम सिलेबस में ही डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जब आपके ऑडिटर ने ये ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, अपनी जो भी प्लानिंग करी, जैसे भी उसने क्लाइंट को एक्सेप्टेंस दी, उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड भी उसको मेंटेन करना पड़ता है, जिसको डॉक्यूमेंटेशन कहते हो, जहाँ पे आपका सिलेबस का चैप्टर नंबर 6 आएगा, राइट। उसके बाद जब आपका ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर चुका है, ठीक है, उसको एविडेंसेस मिल चुके हैं, अब उसको ऑडिट को कंप्लीट करना है, राइट। और जो भी उसके एविडेंसेस हैं उनका रिव्यू करना है, उनको इवेल्युएट करना है, ये देखने के लिए कि क्या वो ऑडिट एविडेंसेस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस है या नहीं। इस चीज़ को भी हम ग्लोसरी में डिस्कस कर चुके हैं कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस क्या होते हैं, रिलायबल एंड रेलिवेंट ऑडिट एविडेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे और स्टैंडर्ड आएंगे। क्यों कर रहा है आपका ऑडिटर, आपका ऑडिटर इस काम को इसलिए कर रहा है ताकि आपके ऑडिटर को क्या मिल सके, एक कंक्लूजन पे वो पहुंच सके। तो चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे आएगा। तो जब भी आपके ऑडिटर को कंक्लूजन मिल जाएगी तो उसको रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट कैसे बनाएगा, जो भी आपके स्टैंडर्ड्स कहते हैं, बाद में देखेंगे कि कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 8 आएगा। और ऐसे आपका ऑडिट का फ्लो खत्म हो जाएगा। जो मैंने बोला आपका पूरा का पूरा ऑडिट का फ्लो 8 चैप्टर्स के अंदर है। ऑल्दो अगर मैं 11th चैप्टर को मिलाऊं तो टोटल कितने चैप्टर्स बनते हैं, आपके 9 चैप्टर्स बनते हैं, राइट। तो 9 चैप्टर्स आपके ऑडिट के फ्लो के अंदर हैं, 2 चैप्टर ऊपर से रहेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस फ्लो ऑफ ऑडिट। अब
आप मुझे बताओगे 2-3 बार इस फ्लो ऑफ ऑडिट को आप मेरे साथ बोलोगे, एक बार मैं बोलूँगी, दूसरी बार आपको याद हो जाएगा, आप बोलोगे, फिर ऑल्दो आपको ये याद हो जाना चाहिए क्योंकि बिगिनिंग से ही मैं चीज़ें ऐसे बोल रही हूँ जैसे कि आप ऑडिट कर रहे हो, ठीक है। ये फ्लो ऑफ ऑडिट आपके दिमाग में प्रिंट होना चाहिए। आप जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, आपको कुछ याद रहे या ना रहे, बट ये फ्लो ऑफ ऑडिट आपको याद रहना चाहिए। ये आपको बहुत इमेंसली हेल्प करेगा इस सब्जेक्ट को कवर करने में, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, आप क्या बिना सोचे समझे सिर्फ ये देखकर कि एक बहुत बड़ा क्लाइंट है उसको हाँ बोल दोगे, या कुछ देखोगे आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एक्सेप्टेंस देने से पहले अपने क्लाइंट को? आंसर इज यस, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज करके आपका क्लाइंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, क्या वो एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब अगर इंडिया में है तो एएस इंटेस के हिसाब से बना रहा है ना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर यूएस में है तो यूएस गाप के हिसाब से बना रहा है ना, अगर यूरोप की किसी कंट्री में है तो आईएफआरएस के हिसाब से बना रहा है या नहीं। मतलब सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज करके आपका क्लाइंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, क्या वो एक्सेप्टेबल है। आप कहते हो एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, ये ग्रीन सिग्नल है, आप आगे बढ़ो। दूसरा आपको क्या देखना है एक्सेप्टेंस देने से पहले, कि आपका क्लाइंट आपके पास आया, रिलायंस जितना बड़ा क्लाइंट, क्या आपकी फर्म के पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतने लोग हैं या इतना टाइम है कि आप क्वालिटी को मेंटेन करते हुए ऑडिट को परफॉर्म कर सकते हो सही वे से। आप कहते हो है, तो ठीक है, किसने आपको रोका है? आप आगे जाओ और ऑडिट को हाँ भर दो, एक्सेप्टेंस दे दो, ठीक है। अब दूसरी चीज, एक्सेप्टेंस दोगे कैसे? एक्सेप्टेंस दी जाती है इंगेजमेंट लेटर के थ्रू, ठीक है। ये जो बातें मैंने आपको बोली, ये सारी बातें चैप्टर नंबर 11 में लिखी हुई हैं आपके सिलेबस में, लेकिन ये आपके ऑडिट करने से पहले कई की बातें हैं। तो अगर आप इसको फ्लो ऑफ ऑडिट में नहीं भी रखना चाहो तब भी चल जाएगा, क्योंकि ऑडिट को शुरू करने से पहले आपको ये चीजें करनी है। तो आप इसको स्टेप नंबर 0 कह सकते हो, 1 भी नहीं। कौन सा स्टेप? स्टेप नंबर 0, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी मेरे साथ बोलो, रिलायंस जैसा बड़ा क्लाइंट तुम्हारे पास आया, क्या बिना सोचे समझे हाँ भर दोगे या कुछ चीजें देखोगे, कुछ चीजें देखेंगे? क्या? नंबर 1, क्योंकि हमने चेक क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करना है। तो जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज करके मेरे क्लाइंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं? तुम कहते हो एक्सेप्टेबल है तो गुड। उसके बाद क्या देखोगे कि क्या मेरी फर्म के पास, मेरी फर्म मतलब ऑडिटर की भी एक फर्म होती है ना, उनके पास इनफ रिसोर्सेज हैं, टाइम है, इतने लोग हैं कि वो उस ऑडिट को क्वालिटी मेंटेन करते हुए परफॉर्म कर सके। आप कहते हो मतलब कि है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या दे दोगे? एक्सेप्टेंस दे दोगे। और भी बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे जब हम इनके स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे, राइट। लेकिन अभी आपको फ्लो याद करना है, ठीक है। दे दी आपने एक्सेप्टेंस, अब क्या? अब बीइंग एन ऑडिटर आपको क्या पता होना चाहिए कि आपका ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव है क्या। तो आप सीखोगे ऐसे नंबर 200 में अपना ऑब्जेक्टिव, राइट। ऐसे नंबर 200 कहता है कि आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है और एक आपको रिपोर्ट बना के दे देनी है। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 आएगा, राइट। आपको पता लग गया कि आपका ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब क्या? अब क्या आप डायरेक्टली ऑडिट करना शुरू कर दोगे? आप बोलोगे पागल है क्या? सबसे पहले तो हम ऑडिट की प्लानिंग करेंगे ना, तो मतलब आप ऑडिट को प्लान करोगे। यस, तो यहाँ पे कौन सा चैप्टर आएगा? चैप्टर नंबर 2 आएगा, ठीक है। आपने ऑडिट की प्लानिंग कर ली, फिर उसके बाद आपने ही बताया था हमें क्लाइंट को समझना है, राइट। क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, किस टाइप की एनवायरनमेंट में वो काम करता है उसको हमें समझना है, किस टाइप के सिस्टम्स प्रोसीजर्स वहां पे लगे हुए हैं उसको समझना है, हमें अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है।
ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कैसे ऑब्टेन करोगे, कैसे समझोगे कि उस क्लाइंट के ऊपर कहाँ कहाँ पे क्या क्या रिस्क आते हैं। तो आपने बोला हम परफॉर्म करेंगे रिस्क को एसेस करने वाले प्रोसीजर्स, जिसको कहते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, प्लस जो भी उस क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल्स है, उसकी पॉलिसीज है, उसके प्रोसीजर्स है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हम ऑब्टेन करेंगे। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 आ जाता है, राइट। ओके, इसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद जो भी हमारा इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का रिजल्ट होगा, इसके अगेंस्ट मुझे रिस्पॉन्सेज बनाने हैं। मतलब अरे अब मुझे अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रिस्क दिखाई दे रहा है, रिस्क है, अभी मुझे गलती मिली नहीं है, सिर्फ रिस्क है कि हो सकता है कि वहाँ पे गलतियाँ हो, तो क्या एक्चुअल में गलती है या नहीं है, इस चीज़ के ऊपर कंफर्ट लेने के लिए मैं रिस्पॉन्सेज बनाऊंगा। इन्हीं रिस्पॉन्सेज को आप कहते हो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। इन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से आपको क्या मिलेगा, मुझे मिलेंगे ऑडिट एविडेंसेस। यहाँ पे आप अपना अगला चैप्टर करोगे, ठीक है। तो जब आपको ऑडिट एविडेंसेस मिल गए, उसके बाद क्या करोगे, आप एनालाइज करते हो, आप इवैल्यूएशन करते हो, एनालिसिस करते हो कि क्या ये ऑडिट एविडेंसेस आपको कैसे एविडेंसेस प्रोवाइड कर रही हैं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस प्रोवाइड कर रही हैं या नहीं कर रहे। और जब आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल जाएंगे, उसके बाद आप इसको बेस बनाकर अपनी कंक्लूजन पे पहुंचोगे और कंक्लूजन को रिपोर्ट की फॉर्म में इशू कर दोगे और आपका ऑडिट का फ्लो खत्म हो जाएगा। और ऐसे आप अपने 9 चैप्टर खत्म कर दोगे, 8 ऑडिट के फ्लो के और आपका 11 चैप्टर। एक बार इस बार अगर तुम कोई भी स्टेप भूले तो फिर दोबारा से देखना, ठीक है। मैं अगर बोल रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाथ से लिखना है जो मैंने लिखवाया है। नंबर 1, तुम्हारे पास क्लाइंट आया, क्या बिना सोचे समझे एक्सेप्टेंस दे दोगे या कुछ चीज़ों को देखोगे? हाँ, हम देखेंगे क्या कि जिस भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज़ करके मेरा क्लाइंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। अगर एक्सेप्टेबल है तो फिर मैं ये देखूंगा कि क्या मेरी फर्म के पास उतने लोग हैं, उतना टाइम है कि वो ऑडिट की क्वालिटी को मेंटेन करते हुए ऑडिट कर सके। आप बोलोगे हाँ। उसके साथ साथ एक और पॉइंट है कि जो भी आपके कोड ऑफ एथिक्स की एथिकल रिक्वायरमेंट्स है, जो भी आपका इंस्टीट्यूट आपके ऊपर एथिकल रिक्वायरमेंट्स लगाता है, आपको उसको भी इंश्योर करना है, राइट। अगर आपको लगता है कि ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती है तो आप अपने क्लाइंट को हाँ बोल दोगे, एक्सेप्टेंस दे दोगे, ठीक है। दे दिए एक्सेप्टेंस, उसके बाद क्या, अब सीधा आप ऑडिट करना शुरू कर दोगे। आप बोलोगे पागल हो क्या, मैं अपना सबसे पहले देखूंगा कि ऑडिट करने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैं अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को समझूंगा, ठीक है। समझ लिया ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, तुम्हें पता लग गया कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम्हें रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है कि जिस भी क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम चेक कर रहे हो, उस क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गलतियां नहीं है। और जब तुम्हें रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाएगी, उस रीजनेबल एश्योरेंस को रिपोर्ट की फॉर्म में इशू कर देना है, ठीक है। तो तुम्हें अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी पता लग गया। उसके बाद क्या, उसके बाद मैं अपनी ऑडिट की प्लानिंग करूंगा, ठीक है, कर ली प्लानिंग। फिर क्या, फिर अब मैं तैयार हूं ऑडिट करने के लिए, ठीक है। अब ऑडिट करने के लिए सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मेरे क्लाइंट के एंटिटी के किस किस एरिया में कितना कितना रिस्क एग्जिस्ट करता है, बाय परफॉर्मिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता हूँ, राइट, उसके इंटरनल कंट्रोल को समझता हूँ, ठीक है। तुमने कर लिया रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म। यहाँ से जो भी तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे, उन रिजल्ट्स के साथ तुम क्या करोगे, उनको बेस बनाकर मैं परफॉर्म करूंगा फैप, दैट इज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का दूसरा नाम क्या है, रिस्पॉन्सेज। ये रिस्पॉन्सेज किसके अगेंस्ट रिस्पॉन्सेज हैं, अगेंस्ट द रिस्क आइडेंटिफाइड अंडर स्टेप नंबर 4, ठीक है। तो जब आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लोगे, आपको क्या मिलेंगे, मुझे मिलेंगे कुछ ऑडिट एविडेंसेस। इसके बाद क्या करोगे, जब मुझे ये ऑडिट एविडेंसेस मिल जाएंगे, इन ऑडिट एविडेंसेस का मैं एनालिसिस करूंगा, इनकी मैं इवैल्यूएशन करूंगा, ये देखने के लिए
क्या ये मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस दे रहे हैं या नहीं। सिर्फ ऑडिट एविडेंसेस के बेसिस पे आपका ऑडिटर अपना ओपिनियन नहीं देखता, वो क्या बोलेगा कि क्या मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल रहे हैं या नहीं। आप कहते हो हाँ मिल गए, कई बार ऐसा होगा नहीं मिलेंगे, उस केस में भी आपका ऑडिटर ओपिनियन देता है, पर डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियन देता है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। तो आप बोलते हो हाँ मेरे को एविडेंसेस मिल गए, तो आप किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे। अगर नहीं भी मिलेंगे तो भी आप किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे, ठीक है। इस कंक्लूजन को आपको रिपोर्ट की फॉर्म में इशू कर देना है और आपकी ऑडिट खत्म हो जाएगी और आपके सिलेबस के 9 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। समझ में आया। दोबारा से बता दो कितनी बार, ये लास्ट बार। अभी मैं लिखूंगी ना, आप सिर्फ बता दो जाना, मैं सिर्फ पूछती जाऊंगी। आपके पास कोई क्लाइंट आया, क्या आप उसको बिना सोचे समझे हाँ बोल दोगे या कुछ चीज़ों को देखोगे। कुछ चीज़ों को देखेंगे। नंबर 1 कि क्या जिस भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज़ करके मेरा क्लाइंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, क्या वो एक्सेप्टेबल है। आप कहते हो हाँ एक्सेप्टेबल है। उसके बाद मैं ये देखूंगा मेरी जो फर्म है उसके पास उतने रिसोर्सेज हैं, उतने लोग हैं, उतना टाइम है कि वो ऑडिट की क्वालिटी को मेंटेन करते हुए अपनी ऑडिट कर सके। आप कहते हो हाँ है। तो उसके बाद आप देखोगे कि जो आपके इंस्टीट्यूट ने आपके ऊपर एथिकल रिक्वायरमेंट्स लगाई है, क्या आप उसका भी कंप्लाइंस कर रहे हो। आप बोल रहे हो हाँ है, तो फिर आप अपनी एक्सेप्टेंस दे दो। एक्सेप्टेंस अब आपने अपने क्लाइंट को दे दी। एक्सेप्टेंस दोगे कैसे, इंगेजमेंट लेटर के थ्रू दोगे। मतलब एक एग्रीमेंट होता है जो आपके क्लाइंट के और ऑडिटर के बीच में एंटर किया जाता है, ठीक है। आपने एक्सेप्टेंस दे दी, उसके बाद क्या, उसके बाद मुझे ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं तो मेरा ऑडिट को करने का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेटली ऑडिट को करके क्या मैं अचीव करने वाला हूं, ठीक है। आपको ये भी पता लग गया कि आपको ऑडिट को करके एक रीजनेबल अश्योरेंस लेनी है और जब आपको वो रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाएगी एक रिपोर्ट की फॉर्म में इशू कर देनी है, ठीक है। अब मुझे पता लग गया कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके बाद मैं प्लानिंग करूंगा ऑडिट की, ठीक है। कर लिया आपने प्लानिंग। उसके बाद प्लानिंग करने के बाद जो मैं पहला काम करूंगा वो है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करना। मैं अपने क्लाइंट को समझूंगा, मैं उस रिलायंस एंटिटी को समझूंगा, उसके डिपार्टमेंट को देखूंगा, मैं वहां पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा ये एनालाइज करने के लिए कि रिलायंस कंपनी के किस एरिया में गलतियां होने का रिस्क कितना है। उस एंटिटी में लगे हुए सिस्टम प्रोसीजर को समझूंगा, जिसको कहते हैं इंटरनल कंट्रोल्स को समझूंगा, ठीक है। उसके बाद जब मुझे एक बार पता लग जाएगा कि एंटिटी के किस एरिया में रिस्क ज्यादा है, किस एरिया में रिस्क कम है, उसको बेस बनाकर मैं अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, जिसको दूसरा नाम हम क्या देते हैं, रिस्पॉन्सेज देते हैं। आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने से क्या मिलेगा, मुझे मिलेंगे एविडेंसेस, ऑडिट एविडेंसेस। उसके बाद जब मुझे एक बार ऑडिट एविडेंसेस मिल जाएंगे, क्या ये ऑडिट एविडेंसेस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस है या नहीं, इस चीज की इवैल्यूएशन करूंगा, मैं एनालिसिस करूंगा। और जब मुझे इस चीज के ऊपर कंफर्ट आ जाएगा कि जो ऑडिट एविडेंसेस मुझे मिले हैं वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस हैं या तो नहीं है, दोनों ही सिचुएशन में मैं किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाऊंगा और उस कंक्लूजन को मैं ऑडिट रिपोर्ट की फॉर्म में इशू कर दूंगा। यही तुम्हारी ऑडिट है, ठीक है। अब मैं इससे ज्यादा नहीं करा सकती इस फ्लो को रिवाइज। आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग। ये क्लास यहीं पे रुकेगी अब, क्योंकि इसके बाद अब हम आपके सिलेबस में एंटर कर जाएंगे, समझे। अब मैं अगर आपने इस फ्लो को ध्यान से सुना है तो मैं कोई भी चैप्टर उठा लो आपके सिलेबस का, आपको ये पता होगा कि इस ऑडिट के फ्लो, ये जो मैंने आपको स्टेप बताई हैं, स्टेप नंबर एक, तो पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है इसको, स्टेप नंबर, देखो क्या इरेज हो गया, मैं क्या इरेज कर रही थी। आपको ये पता, मैं न्यू सेक्शन शुरू करती हूँ, अब नहीं होगी। आपको ये पता होगा कि स्टेप नंबर 0 से लेकर जो आपका रिपोर्टिंग तक का ये जो फ्लो है ऑडिट का, अगर मैं किसी भी चैप्टर को शुरू कर दूं, ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, मैं किसी भी चैप्टर को शुरू कर दूं, आप मुझे बता पाओगे कि आप ऑडिट के किस स्टेज पे खड़े हो। तो मैं कोई भी चैप्टर शुरू कर दूं, आपके दिमाग के अंदर कन्फ्यूजन होगी ही नहीं, कन्फ्यूजन होगी ही नहीं, क्योंकि मैंने आपके दिमाग को इवॉल्व कर दिया अभी, उसकी क्या कहते हैं, नरिशमेंट,
नरिशमेंट हो चुकी है, वो नर्चर हो चुका है। अगर मैं बिना इस फाउंडेशन क्लासेस को कराए, बिना इस फ्लो को डिस्कस कराए, अगर मैं बोल देती चलो चैप्टर नंबर 1 शुरू कर लेते हैं, थोड़ी बहुत आपको इंट्रोडक्शन दे देती कि ऑडिट क्या होती है और सीधा आपको चैप्टर नंबर 1 पे ले आती, तो आपको मैं समझाती पहले ऑडिट की डेफिनेशन, ठीक है, फिर मैं आपको ऑडिट का ऑब्जेक्टिव सिखाती, तो मैं बोलती ऐसे दोस्तों में ऐसे लिखा है, फिर रीजनेबल एश्योरेंस आपको देनी है, एविडेंसेस आपको कलेक्ट करने हैं, कंक्लूजन पे पहुंचना है, रिपोर्ट देनी है। अब आप सोच के देखो, मैंने एक ही लाइन के अंदर कितने शब्दों का इस्तेमाल किया। मैंने बोला है रीजनेबल एश्योरेंस देनी है, रीजनेबल एश्योरेंस देने के लिए आप ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करोगे, किसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे और आपको अपनी रिपोर्ट देनी है। अभी आपको ये सारे वर्ड्स आते हैं, आपको इन चीज़ों का मतलब पता है। यही बातें कहाँ पे लिखी हैं? आपके चैप्टर में लिखी हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे आके चैप्टर दिखाऊं, एक सेकेंड, ये क्या लिखा है यहाँ पे, इधर, कि आपके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस देना। ये चीज़ ग्लोसरी में आ चुकी है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ठीक है, मटेरियल अंडरस्टैंड कर चुके हैं, मिस स्टेटमेंट अंडरस्टैंड कर चुके हैं, फ्रॉड अंडरस्टैंड कर चुके हैं, एरर अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ऑडिटर का मतलब अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ओपिनियन का मतलब अंडरस्टैंड कर चुके हैं, राइट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब हम समझ चुके हैं, स्टैंडर्ड्स का मतलब हम समझ चुके हैं। आपको समझ में आई? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप ऑडिट की कोई भी लाइन उठा लो, अब अगर आपने इन फाउंडेशन क्लासेस को ध्यान से सुना है, आई कैन अश्योर यू वन थिंग, कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी अब। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी भी कर रहा है, सो दिस क्लासेस आर गोइंग टू बी अ ब्लिस फॉर देम। दिस क्लासेस मतलब आज तक की जो क्लास है। अब अगर आपको थोड़ा और कंफर्ट चाहिए तो दोबारा देख लो इन सारी क्लासेस को। कितने घंटे की क्लासेस होंगी? हार्डली 6 या 7 घंटे की क्लासेस। फिर नहीं कोई आपको टच कर सकता ऑडिट में। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी लाइक ये कोई क्वेश्चन है? ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, यू विल बी लाइक ये कोई क्वेश्चन है? क्योंकि आपने किस चीज़ के ऊपर टाइम लगाया है? ABCD के ऊपर टाइम लगाया है, ठीक है। मैथमेटिक्स हाई लेवल पे आप तब सीखते हो जब पहले आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना आता है। तो यही बात हो रही है यहाँ पे। यही एक रीज़न था कि भले ही आपको चीज़ें देखने में लग रहा होगा कि टूटी हुई है, स्कैटर्ड है, अगर मैं आपको सीधा चैप्टर में ले जाऊंगी तो मैं आपको सिर्फ इतना बता पाऊंगी कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। मैं ये बता दूंगी कि रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं होती है। मैं क्या हर एक वर्ड को इतना रुक के डिस्कस कर पाऊंगी हर बार? आंसर इज नो, कोई भी टीचर नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करने लगोगे ना, तो यहाँ का जो मेन पर्पस है, वो पर्पस क्या है? वो पर्पस आपको ये समझाना है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको ये याद कराने हैं 2 पॉइंट, ना कि इनके बीच में रुक रुक कर 10 मिनट यहाँ लगाऊं, 10 मिनट यहाँ लगाऊं, 10 मिनट, फिर उस हिसाब से तो 1 घंटा इन 2 पॉइंट्स को समझाने में ही लग जाएगा। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? I have invested this 5 lectures so that you can build a foundation for your subject, राइट। अब कोई भी आप टॉपिक उठा लो, अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपको एंटिटी पता है? हाँ, आपको एंटिटी पता है, क्लाइंट है हमारा एंटिटी, ठीक है। और बताओ, आपको ऑडिटर पता है? हाँ पता है। रीजनेबल पता है? हाँ पता है। रिलायबल पता है? हाँ पता है। सफिशिएंट पता है? हाँ पता है। मैं कहती हूँ कोई भी वर्ड उठा लो, आपको अकाउंटिंग सिस्टम पता है? हाँ। इंटरनल कंट्रोल पता है? हाँ। और बताओ, कोई और वर्ड दिखाई दे रहा है नया? नहीं, कोई भी वर्ड, कोई ऐसा वर्ड होगा ही नहीं। 60% कवरेज हो चुकी है। हाँ, 40% हो सकता है कोई नए वर्ड्स भी आए, राइट, उनको हम उसके बीच में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो वर्ड्स आपके सब्जेक्ट को बनाते हैं, वो आपकी फाउंडेशन है ऑडिट की। और इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि फाइनल के बच्चे भी इन फाउंडेशन क्लासेस को देखें। इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट। इवन आपको चीज़ें आती हैं तो भी देखो, ठीक है। आपको कुछ भी मुश्किल लगेगा ही नहीं इस सब्जेक्ट के अंदर, इस मोमेंट के बाद, इस मोमेंट के आप अब कोई भी वर्ड उठा लो, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्फिडेंस मतलब कंफर्ट लेना। आप बोलो कि आपको कौन सा वर्ड देखना है, आप बोलो कि आपको कौन सा वर्ड देखना है, आपको मोस्टली हर एक चीज़ का मतलब पहले से पता होगा। रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया,
कुछ भी वर्ड उठा लो आप, कुछ भी वर्ड उठा लो ऑडिट का, तो ये सब्जेक्ट विल बिकम पानी टू यू। बिकॉज अब आपको क्या सीखना है, अब आपको सिर्फ चीज़ें सीखनी है कि सब्जेक्ट आपको क्या सिखा रहा है। आपको उन चीज़ों के वर्ड का जो लाइन के अंदर जो एक एक बात लिखी है ना, उसके ऊपर टाइम नहीं लगाना। ये चीज़ें अब आपको समझ में आएगी, अश्योरेंस क्या, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन क्या, यूज़र्स क्या, है ना, ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में आएंगी। मैं कुछ भी आपको दे सकती हूँ, ये भी मैं बता चुकी हूँ। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या, फ्यूचर की नहीं, मतलब प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब फ्यूचर की, ना कि पास्ट की, राइट। तो आप कुछ भी उठा लो, कुछ भी, टेक एनीथिंग। अब आपको सिर्फ लर्न करना है अपने ऑडिट को। लर्न नहीं करना मतलब मैं कभी भी लर्निंग के ऊपर इतना फोकस नहीं कराती, मैं इतना समझा देती हूँ कि आपको चीज़ें अपने आप ही लर्न हो जाती है। थिंग्स will become when you will be done with these classes, you will say audit is so easy, audit is so easy, बट फॉर दैट एक तो आपके अंदर पेशेंस होनी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। मैं एक चीज़ को बार बार बोलूँगी तो आपके अंदर भी सहन शक्ति होनी चाहिए इस चीज़ों को सुनने की, ठीक है। सो इट्स दी रैप फॉर दी ऑडिट फाउंडेशन की क्लासेस। ये सारे के सारे नोट टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगी। अगर आपने फाउंडेशन क्लास अगर आपने बैच नहीं भी बाय किया है तो भी यू कैन हैव ऑल दिस नोट्स, दीज आर गोइंग टू बी फ्रीली अवेलेबल एक्सेप्ट द रेगुलर बुक, राइट। उसके बाद ये जो भी मैंने आपको अभी दिखाया कि ये जो माइंड मैप्स बनेंगे, जब हम इसको इतना पढ़ लेंगे ना, कभी माइंड मैप से, कभी रेगुलर बुक से, खुद मैं इतनी डिस्कशन कराती हूँ, ये जो आपको फालतू लगता है ना कि ये क्या काटे पीटे करती रहती है, यही काटे पीटे तुम्हारे दिमाग में बैठ रहे हैं, ठीक है। सो आपको इतनी चीज़ें ईजिली याद हो जाएंगी, यू विल बी लाइक वाओ, ठीक है। सो ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, ऑडिट विल बिकम योर फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि जो चीज़ ईजी बन जाती है वो चीज़ आपको अच्छी भी लगने लग जाती है। तो बस आपको ध्यान से पेशेंस के साथ क्लासेस को सुनते जाना है। आप चाहो तो क्लासेस को बाय कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन वैसे ये सारे के सारे कोर्स ना वेबसाइट पे भी लिस्ट हो जाएंगे, जिसको भी मैं यूट्यूब चैनल के होम सेक्शन के अंदर इंसर्ट कर दूँगी, ठीक है। अभी वो टेस्टिंग फेज़ पे है, तो उसकी फाइनल टेस्टिंग हो जाएगी, तो इन कमिंग डेज़ वो वेबसाइट पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप उसको डायरेक्टली वहाँ से भी बाय कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस क्लास। हैव अ ग्रेट डे और नाइट जब भी आप इस क्लास को देखो। एंड आई वुड लाइक टू बिलीव कि अब आपको चीज़ें समझ में आ रही है, थोड़ी सी लिंकिंग पता लग रही है कि आपके टीचर ने इतना टाइम क्यों लगाया है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी है। डू लाइक दिस क्लास, like this video, comment on this video if you are watching this video, and share this video with your friends as well, ठीक है, क्योंकि कर भला तो हो भला। सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे और नाइट।